Today we are going to meet R.S. Rathore sir, the person behind the vision of Vikrant University. Let's have a meet. जिंदगी का हर पन्ना जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज से लगभग 66 साल पहले मैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के छोटे से गांव उगरपुर में मेरा जन्म हुआ था। बोले क्या लोगे? एडमिशन लेंगे। बड़े होकर के क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर या इंजीनियर? तो पैरों पड़ गया, सब मेरे को इंजीनियर बना दो। लास्ट प्रैक्टिकल था, मैं मंडप से उठ करके प्रैक्टिकल देने गया। मैं एक दिन भी रिजल्ट निकलने के बाद बेरोजगार नहीं बैठा। तो उसी समय मेरे मन में आया था कि कहीं न कहीं मैं इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री खोला। एक बच्चा जिसमें भूख जाएगी तो वो इंजीनियर बना, फिर वो उम्र दराज बना, उसमें भूख जाएगी तो उसने इंजीनियर बनाने के बारे में विचार किया। कि संतुष्ट राजा और असंतुष्ट ब्राह्मण दोनों का विनाश निश्चित। खेल ही एक ऐसा मैदान होता है जहाँ हार में ही जीत महसूस करता है। स्पोर्ट्स में बच्चियों को हम बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। इनको मैं ये बोल देता हूँ कि भाई जहाँ तक कोचिंग करना चाहो वहां तक ये विक्रांत साथ में है, तुम्हें निःशुल्क कोचिंग। क्या बात, रेडी सर? Enjoyed a lot. मजा आया आपके साथ। मुझे मतलब कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, और ये आपके साथ आके रियलाइज हुआ। हाय, दिस इज राहुल भार्गव और द शिकुंज शो पे आज हम आए हैं विक्रांत यूनिवर्सिटी ग्वालियर। सिर्फ कैंपस विजिट के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए कि इस पूरी यूनिवर्सिटी के सामने किसकी विचारधाराएं हैं, कौन है जिन्होंने इसका एक मूल स्तंभ की रचना करी, कौन है जिनकी जर्नी ने लाखों स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। टुडे वी आर गोइंग टू मीट R.S. Rathore sir, the person behind the vision of Vikrant University. Let's have a meet. हाय, दिस इज राहुल भार्गव एट द शिकुंज शो। और आपने शिकुंज के साथ कई सारी यूनिवर्सिटीज और कैंपसेस की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम हैं विक्रांत यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। सिर्फ विक्रांत यूनिवर्सिटी और कैंपस को कवर करने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए कि इस कैंपस की शुरुआत हुई कैसे, इस स्थापना के पीछे किसका हाथ था, और वो कौन है जिनके दृढ़ निश्चयता और संकल्पों के कारण आज विक्रांत यूनिवर्सिटी न सिर्फ ग्वालियर बल्कि देश के हर कोने में अपना परचम लहरा रहा है। आज हमारे साथ द शिकुंज शो पे जुड़े हैं R.S. राठौर सर। मैं इनके सामने ऑनरेबल शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा, क्योंकि ऑनरेबल R.S. राठौर सर ने न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हर एक वर्ग के लिए देश में काम किया है। टुडे वी हैव ऑनरेबल चांसलर मिस्टर R.S. राठौर। वेलकम टू द शिकुंज शो सर। धन्यवाद राहुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख करके, और विक्रांत विश्वविद्यालय आपका स्वागत। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें मौका दिया। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू हैव एन इंटरेक्शन विद यू सर, और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, जितना हमने समझा, जो सफर आपने अपनी जिंदगी में जिया है, वो ना सिर्फ लोगों को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, बल्कि बताता है कि विजन और विजन पे काम करके अपने संकल्पों को कैसे पूरा किया जा सकता है। कई सारे सवाल सर आज मैं आपसे पूछने वाला हूं। हम पूछ सकते हैं अगर आपकी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बोल करके पूछिए। मजा तभी आएगा सर, हम जब खुल के बात करेंगे। जिंदगी का हर पन्ना जो है मैं खोलना चाहता हूँ, ताकि हमारी अगली जनरेशन जो है उससे कुछ मोटिवेट हो सके, कुछ जो भी जैसा। बहुत बढ़िया सर। सर, यूनिवर्सिटी के बारे में हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, बट किसी भी यूनिवर्सिटी या कैंपस या संस्था के पीछे ना कई सारे संकल्प होते हैं, कुछ इरादे होते हैं, कुछ दृढ़ निश्चय होते हैं, और उनके पीछे हमेशा एक व्यक्ति छुपा होता है। आज जब मैं आपकी कहानी को देखता हूं तो मुझे एक रूरल बैकग्राउंड का एक नौजवान बच्चा नजर आता है, जिसने बहुत मेहनत करके अपने सफर की शुरुआत करी थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी सर? राहुल, स्टार्टेड माई जर्नी तो मेरे को जन्म से बताना पड़ेगा जी। आज से लगभग 66 साल पहले मैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के छोटे से गांव उगरपुर में मेरा जन्म हुआ था। और जिस कुल में मेरा जन्म हुआ था, मैंने अपने अग्रजों पूर्वजों से सुना था कि हाँ, जागीरदार की औलाद है। लेकिन जब मैंने जन्म लिया तो हम लोग खाक हो चुके थे और बहुत ही निर्धनता आ चुकी थी मेरा परिवार।
ऐसी स्थिति में फिर छल कपट भी होने लगते हैं आपस में। वो सब करते कराते उस समय शिक्षा दीक्षा होती नहीं थी गांव में, जागीरदारों के परिवार में तो बिल्कुल नहीं होती। विशेष रूप से मैंने राजपूत जागीरदार के कुल में जन्म लिया था। वहाँ शिक्षा का कोई स्कोप नहीं था। तो उस समय मेरे पिताजी ने वो स्थिति देख करके कि गांव में उतनी जमीनें नहीं बची, जमीनें बची भी हैं तो उससे गुजारा नहीं होता है, और अगर बच्चे हमारे ये रह गए यहाँ पर तो फिर ये बर्बाद हो जाएंगे। ये हम लोग के भविष्य को सोच करके उन्होंने माइग्रेट किया ग्वालियर में, और ग्वालियर में आकर के उस समय जियाजीराव कॉटन मिल ग्वालियर का बड़ा प्रतिष्ठित मिल होता था। पिताजी चूंकि 1962 का जो वार हुआ था उसमें उस समय सिस्टम ये हुआ करता था कि भारत सरकार गांव से जो लड़ाकू कौम थे उनके बच्चों को जो स्वस्थ होते थे उनको ले गए थे। 5 साल की उन्होंने नौकरी किया सब पोस्ट। उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज होकर के आ गए। उन्होंने जब घर की स्थिति देखी, हम लोगों का भविष्य देखा, तो ग्वालियर आ गए और उनको फौज की नौकरी की बदौलत जैसे मिल में सिक्योरिटी गार्ड, वो अपनी सीमित आमदनी में उस समय 300-325 रुपये उनको सैलरी मिलती है। हम 4 भाई बहनों को लेकर के ग्वालियर आ गए। वहां से वास्तविक यात्रा जारी, और चूंकि मैंने बताया घर में पढ़ा लिखा कोई नहीं था, कोई गाइडिंग पोस्ट नहीं, ग्वालियर में भी कोई नहीं था ऐसा, तो मैंने खुद ही जाकर के पिताजी ने बोला भाई जहाँ पे भी एडमिशन लेना हो ले लो। 8वीं में पास कर चुका था गाँव से। तो उसके बाद मैं गया, किसी ने बताया कि सब डीएवी स्कूल यहाँ का अच्छा है, डीएवी लोहावंती। तो हम दोनों भाई थे, दोनों 8वीं पास करके निकले थे। तो गाँव का एक तो साहस नहीं था, कॉन्फिडेंस दूर था, कपड़े भी वैसे नहीं थे जी। तो अगस्त का महीना शायद रहा होगा, धूप में गए तो माता जी ने उस समय जो सिस्टम हुआ करता था, अपने बेटों को तो सब बहुत सुंदर मान, तो 2 तिलक कर दिए थे काले और भेज दिया था बेटे इस स्कूल में जाओ। स्कूल में गया तो सब मैं बहुत कॉन्फिडेंस तब तक लूज कर चुका था, कभी तक फेल आ चुका था मेरे चेहरे पे। ऐसे ऐसे जब करते थे पूरी बाहें काली हो गई और तेल से हो गई। और जब स्कूल पहुंचा तो बड़े अच्छे अच्छे दोनों के अच्छे पहले थे यूनिफॉर्म में से। समझ में नहीं आया यहाँ पर किससे बात करें कि एडमिशन। पूरा स्कूल का 2 चक्कर काटे हम दोनों में। आई वाज सपोर्ट टू बी अ मोर स्मार्ट देन माय ब्रदर। एक जगह प्राचार्य लिखा था, हाँ, और उसमें बांस की छिप पड़ती थी, प्राचार्य लिखा तो ऐसा लगा कि यही कोई बड़ा आदमी होगा। नहीं पता था कि कौन बड़ा आदमी होगा, कौन एडमिशन देता, हु इज द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, कुछ भी नहीं पता। तो जब उसको मैंने ऐसा खोला देखा, उसमें फादर सामने बैठे थे, उनके पीछे सामने में एक और बैठे थे। हिम्मत नहीं पड़ी, फिर दोबारा झांका, फिर हिम्मत नहीं पड़ी। तीसरी बार आगे से आवाज आई, आजा बेटे। वो प्राचार्य की आवाज थी। प्राचार्य पाड़ी जी हमारे प्राचार्य थे, जिनको मैं आज भी नमन करता हूँ। बताऊंगा आगे कि कैसे मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। और त्रिपाठी जी ने जितने प्यार से मुझे बोला कि आजा बेटे आजा, तो पूरा डर खत्म हो गया और कॉन्फिडेंस आ चुका। उस प्यार ने मुझे कॉन्फिडेंस। और जब गया वहां पर उनको पैर छुआ, सामने बल्लभ चरण जी शर्मा वाइस प्रिंसिपल बैठे थे, उनके भी पैर छुआ, खड़ा हो गया। बड़ी एकदम क्या में एडमिशन चाहिए जी। बोले क्या लोगे? एडमिशन लेंगे। तो नहीं, साइंस की, आर्ट्स की, कॉमर्स। फिर मैं दुविधा में आ गया, मैंने सब मेरे को नहीं मालूम, आप जो भी पढ़ा देंगे हम पढ़ा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मैथमेटिक्स लोगे, अगर हम साइंस दे दें मैथमेटिक्स लोगे कि बायोलॉजी लोगे। फिर परेशान है, ये दोनों टर्म्स भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस समय पुस्तक कला चलता था, ज्ञान मैंने सब मुझे नहीं मालूम, आप जो पढ़ाओगे हम पढ़ लें। फिर हमने मार्कशीट देखी, यूपी को उस समय बड़ा प्रेस्टीजियस बोर्ड माना जाता था।
मार्क्स देखी तो उसमें मेरे 98 नंबर थे आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स। उन्होंने पता नहीं मेरे अंदर क्या देखा कि बेटे मैथमेटिक्स पढ़ लोगे? मैंने पढ़ लूंगा सर। मैंने नहीं ये नहीं बोला, मैंने सर मुझे नहीं मालूम, आप जो पढ़ाओगे तो पढ़ लो। तो साइकोलॉजिकली ने टेस्ट किया मेरा, इस वजह से साइकोलॉजी में बहुत विश्वास करता हूँ। बड़े होकर के क्या बनना चाहोगे, डॉक्टर या इंजीनियर? तो पैरों में पड़ गया सब, मेरे को इंजीनियर बना दो। उसके पीछे एक दूसरी स्टोरी थी गांव की कि जब मैं 12 साल का रहा हूँगा, 7वीं में पढ़ता रहा हूँगा, तब हमारे परिवार में नहीं, हमारे दूर के घर में एक मेरी दीदी हुआ करती, तो उनका नाम था शिल्पा। बहुत अल्लड़ थे, गांव में कोई एक्सपोजर था नहीं, और गांव ऐसा था जहाँ बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, तो वो ऐसे ही, मतलब हमने 13 साल की एज में तो बिजली का बल्ब देखा था, और उसी एज में पक्की सड़क थी जब मैं आगे बात कर चुका। तब मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं 7वीं में था तो शिमला की शादी है और सहारनपुर से बारात आने थी। गाँव में चर्चा का विषय बना था कि शिमला का दूल्हा तो जो है ओवरसियर है। तो ऐसा लगा था ओवरसियर बड़ा प्रतिष्ठित हुआ है, तो पूरे गांव में हर आदमी एक दूसरे से खाना पूछ कर रहा। जब बारात आई बड़ा कौतूहल था, मैं भी तका झांकी कर रहा ओवरसियर था। तो जब बारात आई मुझे बहुत कौतूहल था ओवरसियर को देखने का, दूल्हा को देखने का। और उस समय जो चर्चा है ग्रामीण महिलाओं में चल रही थी, तो एक तो बहुत प्रशंसा कर रही थी कि शिमला का दूल्हा ओवरसियर हो, शायद शिमला की माँ रही होगी या चाची रही होगी या जो भी। लेकिन कुछ उस समय नेगेटिव भी होते ही हैं। किसी तीसरी महिला ने बोला कि अरे इनका तो ठीक है, शिमला का तो ओवरसियर ही है, हमारी मौसी का तो दामाद इंजीनियर है। तो अच्छा इंजीनियर है, ये इससे भी ऊपर होता है, ये इंजीनियर इससे भी ऊपर होता है। तो मेरे मन में उस समय संकल्प आया कि भगवान कुछ ऐसी ताना माना इंजीनियर। तो वो स्टोरी मुझे प्रिंसिपल प्राचार्य के केबिन में ले आई, और जब ऑप्शन मिला आपको कि मैं पैरों में पड़ गया, सब इंजीनियर बना दो, तो वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था राहुल जी। उन्होंने मुझे साइंस मैथमेटिक्स 1973 में अलॉट, और उसके बाद फिर अपना जो भी टैलेंट मेरा ही रहा होगा। मैंने 10th में फर्स्ट ईयर तो समझने में लग गया शहर का वातावरण, शहर की बोलचाल, हम लोग बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के थे। तो 9th में तो उतना नंबर शायद तो नहीं हुआ, लेकिन 10th और 11th में ड्रॉप किया। तब तक वोकैबुलरी भी बढ़ गई थी, तो मैं डिबेट में कूदना सब में, तो फिर मैं रिकॉग्नाइज्ड हो गया था जी। और उस समय भी मेरे 79% शायद आए थे, हायर सेकेंडरी बोलते थे 11th, और मेरिट बेस्ड पे ही एडमिशन होता था इंजीनियरिंग। बहुत खुशियां मनाएंगे, सब बेटा फर्स्ट क्लास पास हो गया, डिस्टिंक्शन पास हो गया। अब बारी आई इंजीनियरिंग में एडमिशन। एडमिशन हुआ तो सौभाग्य से उस समय मेरा शायद 70% के आसपास गया होगा, तो मुझे एडमिशन भी मिल गया। और स्थानीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज था प्रतिष्ठित था उस समय भी, आज भी प्रतिष्ठित है, MITS जिसको तो उसमें मुझे प्रवेश मिला। उसमें की चूंकि फीस भी बहुत पे हुआ करती थी, मेरे पिताजी की अफोर्डेबिलिटी भी थी, अगर कहीं बाहर हो जाता एडमिशन तो उतने अफोर्ड नहीं कर पाते, शहर जाना भी कठिन हो जाता। तो ये यहाँ से यात्रा चालू किया। और इंजीनियरिंग में जब मैं कर चुका तो उसमें भी अच्छे नंबरों से ही रहा होगा, कुछ सौभाग्य अच्छा रहा होगा या पिताजी के माता जी के पुण्यता रहे होंगे कि मैं एक दिन भी रिजल्ट निकलने के बाद बेरोजगार नहीं बैठा। पहले ही जैसे रिजल्ट निकला उसी समय मेरी शादी हो गई थी। तो मैं लास्ट प्रैक्टिकल था, तो मैं मंडप से उठ करके प्रैक्टिकल देने गया। मतलब आप अपने मंडप से उठकर प्रैक्टिकल एग्जाम देने गए थे? वो पत्नी का भी भाग्य उसमें आ गया होगा, और मैं तत्काल मेरी नौकरी लग गई मंडी बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर एडहॉक का। और
6 महीने किया होगा। इसी समय एमपीपीएससी की भी रिक्वायरमेंट्स है। एसएसबी भी मैंने अपीयर किया बेंगलोर में, एसएसबी से भी मैं सिलेक्ट हो गया था, लेकिन एमपीपीएससी से मेरा सिलेक्शन हो गया लगभग, इसका रिजल्ट आया होगा दिसंबर 1991। तब तक मैंने मंडी बोर्ड की नौकरी किया, 1,000 रुपये कंसोलिडेटेड सैलरी। और उसके बाद सौभाग्य रहा होगा, सबका आशीर्वाद रहा होगा, सबके भाग्य रहे होंगे, मेरा 468 की लिस्ट डिक्लेयर हुई एमपी इरिगेशन डिपार्टमेंट की, नर्मदा वैली डेवलपमेंट के लिए। जी जी हाँ, नया डिपार्टमेंट उस समय पर ही स्थापित हुआ। तो उसमें मेरा 20वां नंबर था रैंक पे। मैं काफी अच्छे ऊपर रैंक में। अब मुझे आपकी पूरी कहानी से समझ में आ रहा है आप एक मेरिट और स्कॉलर स्टूडेंट रहे हैं। कह सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या रहा, लेकिन मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने अपनी जीवन यात्रा चल किया जी। और अप्रैल 12, 1982 को मैंने एमपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। छत्तीसगढ़ अब जो छत्तीसगढ़ में है। हाँ, जी। अब तो छत्तीसगढ़ है, वहाँ मैंने 12 अप्रैल 1982 को इरिगेशन का ऑफिस। बिल्कुल मेरा जन्म चूंकि अक्टूबर 60 का है, तो मैं उस समय 21 साल कुछ महीनों का ही पहुंचा, पूरा 22 साल ही थी। मैंने वहाँ ज्वाइन किया था, दाढ़ी मूंछ भी नहीं आती थी, कोई मानता भी नहीं था कि कोई ऑफिसर के घर में ज्वाइन किया है। जी। एनीवे चलता रहा। और रायपुर से मुझे पूछा चीफ इंजीनियर साहब ने, आप फील्ड पोस्टिंग कहाँ जाना चाहते हैं? मैंने सर फार जहाँ सबसे दूर हो आपकी नजर पे, सबसे विषम स्थिति हो, वहां पे कर दीजिए। तो मैं अपना घर छोड़कर 1600 किलोमीटर पाई है, अब मुझे क्या दिक्कत है, नहीं बैठ छोड़ दो, काम करने के लिए आए। काम उन्होंने मेरा देखा होगा 2 साल 2.5 साल जब मैं ऑफिस में काम किया जी, तो उन्होंने मेरा चयन, जब मैंने बोला मेरे को फार्म हाउस भेज दीजिए सर, तो उन्होंने कहा कि आपने मौसे ही मांग रहे हो? मैंने हाँ सर। वहाँ बहुत कठिन है, बस्तर में, जानते हो बस्तर? मैंने नाम सुना है सर, बीजापुर बस्तर, जो कि आज की इंटीरियर मोस्ट नक्सलाइट एरियाज में उस समय नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया था जी। वहाँ पर मेरी पोस्टिंग के लिए उन्होंने ऑफर किया, मैंने साहस से स्वीकार किया, उनके चरण स्पर्श किया और मैंने बोला कि सब मैं अपने आप सिद्ध करने की प्रयास करूंगा। बोले तुम क्या क्या काम कर सकते? तभी मेरे कोई अफसर पूछते थे क्या काम कर सकते? तो मेरा एक सकल था, क्योंकि गांव से चला था, मुझे भरोसा नहीं था कि मैं इंजीनियर भी बन जाऊंगा और कभी ट्रेन में भी बैठ पाऊंगा। तो जब ये भरोसा नहीं था, तो धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और वहां जाकर के जब मैंने देखा कि जब भी कोई पूछता था बेटे क्या काम कर सकते हो, नया यंग ऑफिसर था, मैं बोलता था कि सर जो सब कर सकते हैं वो तो कर ही सकता हूँ, लेकिन जो कोई ना कर सके, जिसमें सबको दुविधा हो या हार मान जाए, तो उस काम करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो मुझे वही काम देखो जो कोई ना करता। उन्होंने मेरे को शुद्ध बीजापुर में, जो कि 3000 पॉपुलेशन वाला मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील थी, वो अफेक्टेड नक्सलाइट एरिया था, लेकिन मैंने सब 8 साल वहां पर पोस्टिंग रही किया था। और मेरे जीवन के लिए वो 8 साल आज भी मैं कहता हूँ कि बीजापुर के लिए ही मैं कृतज्ञ था। आपने अनुभव किया नक्सलाइट्स के साथ? तो हाँ, हर तरीके का नक्सलाइट्स के साथ भी अनुभव किया। और हमारे जो कर्मचारी थे, बड़ा सफिशिएंट था, हमने बहुत काम किया जंगल के अंदर। तो जहाँ तो बोर बंद हो जाती तो वहां से इरिगेशन स्टार्ट, तो सर्वेज के लिए जाना पड़ता था, एक्सपीशन के लिए जाना पड़ता था, वो जंगलों में ही, गाँव में। 8 साल में चप्पा मैं बीजापुर तहसील का जानता था, और पूरे बस्तर जिले में रिकॉग्निशन भी पा रहे थे, क्योंकि इतने लंबी अवधि तक लोग नहीं रह पाते थे, रहते भी तो रोते गाते रहते थे। लेकिन मैंने कहा जब नौकरी करना है तो, और यंग एज थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी बात बहुत बढ़िया लगी कि 1600 किलोमीटर दूर आई गया हूँ। हाँ, तो अब क्या, तो आप कहीं भी कहीं कहीं कर लो, मुझे तो कोई घर का सुख तो मिलेगा। सही बात। तो ऐसे खूब काम किया बीजापुर में, और उससे मुझे बहुत प्रतिष्ठा मिली, रिकॉग्निशन मिला विभाग में, मुझे कई पुरस्कार भी दिए अधिकारियों ने।
और माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे पे जब उनको पता लगा कि ये लड़का ग्वालियर का रहने वाला है और 8 साल से यहीं पे है, तब उन्होंने दया खा करके मेरा ट्रांसफर करवा पर वो भी आपने डिमांड नहीं करी। डिमांड मान नहीं किया। सीनियर ने मुझसे कहा कहाँ सब चाह तो महानदी रिजर्वायर प्रोजेक्ट था, उस पर ट्रांसफर। और वहां से मैंने कई जगह पर मेजर प्रोजेक्ट में ही काम किया जी। और आकर के जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग जुड़ा तब मैंने मध्य प्रदेश आउट किया। 2 साल में डेपुटेशन में रहा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मध्य प्रदेश ग्वालियर में। और उसके बाद फिर मैं डेपुटेशन पे ही चला गया था, रूरल इंजीनियरिंग सर्विस। एसडीओ सैंडवा रहा, एसडीओ पीकनगांव रहा, परवानी और खरगोन जिलों। उस वक्त मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परवानी के पद पे 2003 और 2007 और 8 के दरमियान ऐसा लगा कि यार अब नौकरी करना, उनका जब बच्चे भी बड़े हो चुके थे, तो नौकरी करने की मेरी अपनी आवश्यकताएं थी, वो आवश्यकताएं लगभग पूरी हो चुकी। बच्चे पढ़े लिखे थे, शादी लाइफ हो गए थे, तो ये सोचा कि कुछ नया किया जाए जी। तो कुछ नया किया जाए, क्या कर सकते हैं? तो फिर एक बात आए, वो इंजीनियर हूँ। क्योंकि जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था, मुझे खूब याद है कि मेरे पिताजी ने 45 रुपए के लड्डू लेकर के पूरे मोहल्ले में बांटे थे। इतनी खुशी हुई थी। इंजीनियर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी समय मेरे मन में आया था कि कहीं न कहीं मैं इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री, ये मन में एक बच्चे के मन में आया और एक अधेड़ के तब संकल्प आया कि नहीं, अब मुझे इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री खोल देना चाहिए। यहाँ पर मेरा ये सवाल है आपसे कि यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, तो मुझे ये देखने को मिलता है बहुत सारे फाउंडर्स हैं, सबकी अपनी कहानियां हैं। आपकी कहानी में मुझे ये देखने को मिलता है, जो आपने अभी बात कही कि एक बच्चा जिसमें भूख जाएगी तो वो इंजीनियर बना, फिर वो उम्र बना, उसमें भूख जाएगी तो उसने इंजीनियर बनाने के बारे में विचार किया। अब यहाँ विक्रांत इंजीनियरिंग कॉलेज, विक्रांत कैंपस को खोलने का सपना कैसे आपने रखा? हाँ, मैं उस समय बड़वानी में था, बड़वानी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था और तीव्र इच्छा थी कि मैं कुछ न कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, व्यक्तिगत रूप से ये इच्छा थी कि भाई तकनीकी शिक्षा इंजीनियर बनना चाहिए। तो कहीं न कहीं किसी से चर्चा हुई, बातचीत हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे खोला जाता है, बात हुई, बैंकों से बात हुई, हमारे सहयोगियों से बात हुई, सबने सहयोग करना चाहा जी। बैंक ने भी सहयोग करना चाहा और कुल मिलाकर के विक्रांत इंजीनियरिंग कॉलेज, विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट नाम दिया। 2007 में हमने अप्रैल में स्टार्ट किया और सितंबर में हमारा इसका अप्रूवल आ चुका था। तो उस समय मैं गवर्नमेंट में था, अप्रूवल आने के बाद मैंने BRS के लिए अप्लाई किया और 2008 में मिला BRS ले गया। विक्रांत की परिकल्पना और उसको साक्षात होते हुए पहली ईंट लगाने से लेकर भूमि पूजन से लेकर के वो गृह प्रवेश तक का, ये मेरे द्वारा वहां पे किया गया 2007 में। और उसके बाद वो स्टार्ट हो गया, सहयोगियों का सहयोग मिला, अच्छे लोग मिल गए। और उसके बाद 2009 में, क्योंकि ये जहाँ हम बैठे हैं, ये जमीन हमारे भाई जो है उस समय थे जीवित थे, उनके आग्रह करने पर यह जमीन हमने पहले ले लिया था, बहुत सस्ते हैं जी। पौने। तो ये सोचा कि जब हमने नौकरी भी छोड़ दिया और इसी टाइम ही आ गए, और ग्वालियर ने मुझे बहुत कुछ दिया था। आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि बोलते थे, जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश का गाँव रहा, कर्मभूमि ग्वालियर। लेकिन इसी ग्वालियर ने मुझे संकल्प दिया, इसी ग्वालियर ने मुझे शिक्षित किया, इसी ग्वालियर ने मुझे शिक्षा का महत्व बताया और इसी ग्वालियर ने शिक्षा के कारण अपने संकल्प कैसे पूरे किए जा सकते हैं, ये पूरा मुझे दीक्षित किया इस ग्वालियर।
तो ग्वालियर का मेरे ऊपर कर्ज था जी। अपॉर्चुनिटीज थी मेरे पास। मैं रायपुर में रहा बहुत काफी दिनों तक, 18 साल छत्तीसगढ़ में रहा। रायपुर कैपिटल हो चुकी थी, जी। रायपुर में भी खोल सकता था इंजीनियर को, इंदौर में तो खोल ही लिया था। मैं चाहता था दोनों में से तो अच्छे शहर थे, बच सकता था, लेकिन मैंने ग्वालियर का कर्ज उतारना, ये उतार तो पाऊंगा ही नहीं, मुझे ग्वालियर पर गर्व भी था। ग्वालियर एक जमाने में शिक्षा की राजधानी हुआ करती थी, ग्वालियर पर मुझे गर्व था, इसलिए ग्वालियर में दूसरा 2009 में इसकी स्थापना। और तब से सनाए सनाए धीरे धीरे करके क्रांति का अभियान के तौर पर चलता रहा। लोगों का सहयोग मिलता रहा, हमारे परिवारी जन है जो भी, जिनको जो सहयोगी है, जिनको शिक्षक समुदाय मिलता है, इनके अथक प्रयास से विक्रांत बीच में लड़खड़ाया जो 2013, 14, 15 जब एजुकेशन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था। हमारे पास, जैसा मैंने आपको बोला, मैं निर्धन परिवार में पैदा हुआ, लेकिन गरीब कभी नहीं था। तो गरीबी में, गरीब शब्द एक ऐसा है जहाँ की निर्धनता के साथ साथ लाचारी और सहायता दोनों छिपे रहते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को ही बोलता हूँ, छात्र समुदाय को ही बोलता हूँ कि निर्धन हो सकते हो, ये अभिशाप नहीं, वरदान होता है। गरीब कोई मेरे सामने नहीं कहेगा, क्योंकि गरीब में असहायता और लाचारी की जो कि आपकी व्यक्तिगत कमजोरी है ना। तो उस धारणा को, दृष्टिकोण को रखते हुए ग्वालियर के उस सर्वहारा वर्ग के, जहाँ की मैं जन्म लिया और उसी परिवेश में ही देखा मैंने, ग्रामीण परिवेश, ऐसे बच्चे जो कि जिनके परिवारों में, जिनके माता पिता के पास सक्षमता नहीं थी, उनके लिए मन में बार बार आ रहा था कि मैं ग्वालियर के लिए कुछ वापस कर सकूं समाज को। जी। इसलिए ग्वालियर में हमारी इच्छा भी हुई, ग्वालियर में एक थोड़ा सा विशाल कैंपस भी बनवाने का थोड़ा सा था हमारे मन में। तो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा हुई, सहयोगियों का, आप जैसे मित्रों का साथ मिला, और ये इसकी रचना 2009 से प्रारंभ हुई ये रचना, और ये यात्रा 2022 में मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण आया, अकल्पनीय सा, जबकि कोविड खत्म हुआ था, और उसके बाद इसका हमने आवेदन दिया। उसके पहले मेरे पास लैंड की लिमिटेशन थी, पहले के नियमों के अनुसार 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती थी, लेकिन बाद में नियम 2018 में चेंज हो गए थे और 25 एकड़ थे। हमारे पास शुद्ध 26 एकड़ जमीन थी। क्या बात। और 26 एकड़ जमीन में यूनिवर्सिटी के लिए आपने आवेदन दे दिया। हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि कोविड से उभरे ही गए थे। बैंक ने हमको समय सपोर्ट किया, हाथ दे दिया, और हमने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए संकल्प लिया था, आवेदन दिया, और कैसे कैसे वो परिस्थितियां निर्मित होती चली गई। आकर्षण का नियम था, सोते जागते चलते फिरते हमेशा की यूनिवर्सिटी अपने लोगों को बोल करके गया था। तो आप मैनिफेस्टेशन को मानते हैं? यस, मैं हर वो चीज को मानता हूं जो कि वास्तविक या अपरोक्ष रूप से आदमी को प्रभावित करती है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोई ब्रह्मांड में आकर्षण का नियम है, जो कि आपकी तीव्र इच्छाएं जैसे जैसे होती चली जाती है, वैसे वैसे वातावरण कुछ न कुछ निर्मित होता चला। मेरी क्षमता नहीं थी विश्वविद्यालय के, कैसे कैसे ये हो गया, अकल्पनीय से काम हो गया। लोग श्रेय मुझे देते हैं, लेकिन मैं वास्तव में श्रेय का हकदार, श्रेय के हकदार हमारे सब लोग, सब एक विशाल परिवार है, और ये सब ने बड़ा मेहनत से, कोई आउटसोर्सिंग हमने एजेंसी की, कोई कंसल्टेंसी की, किसी तरीके, और रिकॉर्ड 13 में एप्लीकेशन देने से लेकर के और नोटिफिकेशन विधानसभा से पारित हुआ, कैबिनेट में पारित हुआ, और महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर से वो बजट में प्रकाशन हुआ 22 अक्टूबर 2022। 13 महीने में आप यूनिवर्सिटी है। ये भी कई चमत्कार हुआ मेरे जीवन में। वैसे बड़े लोग होते हैं जो कि ये सब काम करते, उनके लिए चुपके ठीक होता है, कर लेते हैं, उनको आइडिया होता है, उनके पास लोग वैसे होते हैं। और मैं अपनी लागान की टीम जो होती रॉ है बिल्कुल सही बात, मुझे बहुत भरोसा रहता है अपनी लागान की टीम पर, और बहुत गर्व करता हूँ कि आज तक वो टीम कभी आई नहीं।
तो वैसी अजय टीम के साथ में ये यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई। और उसके बाद मुझे कभी स्ट्रेस नहीं रहा, कभी टेंशन नहीं रहा। एक उद्देश्य यूथ से भी नौजवान जो है, जब मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, मैं बैलगाड़ी में बैठने वाला आदमी, बैलगाड़ी से यात्राएं करने वाला बच्चा, और यदि मैं एयर कंडीशन कार में स्वयं बैठ सकता हूँ, हवाई जहाज उड़ सकता हूँ, तो दूसरा क्यों है? हर वो बच्चा एक पोटेंशियल लेता है, वो आणविक शक्तियां एटॉमिक है, बस उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक मंच चाहिए उसकी प्रतिभा को उभारने का। मुझे मंच दिया था त्रिपाठी जी ने, और बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज। मेरी इच्छा होती है कि हर वो प्रतिभा जो कि गांव में बिखरी हुई है, और एक चीज और भी बोलता हूँ कि प्रतिभा किसी की बकौती नहीं होती, किसी की भी। हमारे ग्वालियर से अटल जी निकले हैं, और यहीं से जस्टिस चेके माहेश्वरी साहब निकले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के यहीं से जस्टिस आर.सी. लाहौटी साहब निकले हैं, और सब सरकारी स्कूलों से ग्रामीण वर्ग से। तो कोई किसी में प्रतिभा किसी की बकौती नहीं है, गांव में बिखरी रहती है, बिल्कुल भर में विश्वास है। और उस प्रतिभा को पहचानना, उसको टैलेंट की नर्चरिंग करना, ये हमारी पीढ़ी का अब काम है। तो वो करने की इच्छा भी होती है, उसी काम में लगेगा। सुपर एक, सर आपकी। और विक्रांत की जो परिभाषा है वो भी मैं बता दूं। विक्रांत कोई नाम नहीं, जी अलग बात है कि विक्रांत मेरे बेटे का भी नाम है, लेकिन जब हमने विक्रांत की कल्पना की तो उसका भी यही था कि एक विश्व स्तरीय एक मानव संसाधन चरित्रवान मानव संसाधन तैयार करना, एक क्रांति का अभियान है। हमने उसकी परिभाषा भी दिया था कि आशावादी दृष्टिकोण के साथ ज्ञान, शोध एवं प्रतिभा की परवरिश करते हुए महत्वाकांक्षी विश्व स्तरीय मानव संसाधन तैयार करना ही ये क्रांति की अपनी परिभाषा थी। और जब तक मैं जीवित हूँ रावण जी, इस परिभाषा को डेविएट नहीं होने दूंगा, और किसी भी तरीके से ये हमारी जो लागान की टीम ने, मैंने जो बोला है, बहुत मेहनती और बड़ी डेडिकेटेड टीम है, इसके सहारे हमको ऊपर चढ़ते जाएंगे और यूथ को सेव करके रहेंगे, इलाके के, देश के, विदेश के जो भी आएंगे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक का जो जीवन रहा उसमें हमने कल्पना नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। आगे भी कल्पनातीत हम सफलताएं लें जी। आज भी कल्पना में, आज कल्पना तो आज भी कर सकता हूँ मैं, कोई पर्पस की लिमिटेशन नहीं है। अब भी ये कल्पना है कि विश्व स्तर पर विक्रांत एक यशस्वी नाम के तौर पर इसलिए पहचाना जाए, हम बिजनेस माइंडेड नहीं, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बिजनेस फैमिली के, लेकिन उस कुल के जरूर हैं जहां की एक योग्य नौजवान को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। बस वही एक इच्छा है। आपका विजन लिटरली मतलब वास्तविकता में बड़ा गहरा अनुभव है आपको जीवन में, और जिन इलाकों में आज आपने अनुभव प्राप्त किया है, मुझे लगता है कि इट्स नॉट इजी फॉर अस टू इवन ट्रैवल नाउ। आपसे बात करके अध्यात्म का बहुत सारा टच आ रहा है, मैं बहुत कुछ आध्यात्मिक एनर्जी को भी महसूस कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चर्चा आपके साथ करना है, बट मैं अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि क्यों ना इस चर्चा को हम आपकी यूनिवर्सिटी के टूर लेते लेते करें, तो सही शुरुआत है। आपके कैंपस में मैं जब भी आता हूँ मुझे बड़ा आध्यात्मिक एनर्जी महसूस होती है। इसके पीछे कारण राहुल की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ आपको और ऊर्जा हमें लगती है जिसमें कि प्रबलता और क्षमता। जी। इसका कारण यही है कि ये तो मेरा तो स्वभाव है, मेरा एक विश्वास रहता है कि हम भारतीय मूल्य परंपराओं को बहुत, मेरा प्रवर्तन कंसिडर हूँ, प्रोजेक्ट प्रवर्तन मूल्य परंपरा में जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं ना, कोई हम नयापन रखते हैं, नवाचार रखते हैं, तो हमारे यहाँ ध्यान है कि अपने पूर्वजों ऋषियों को अपने देवताओं को याद करके और एक नियम से करके हम प्रवेश करें। हम छोटे छोटे आयोजन भी, अगर हमारे छोटे क्रिएशन भी कोई होते हैं उसमें छोटा सा यज्ञ जो हम कहलाते हैं, इससे कि स्वयं को हम बलवती महसूस
हमारे पूरे परिवार, विक्रांत परिवार में था, हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं था, पूरे परिवार में हमको वीजा दिखेगी संचरण होटल से और उनके व्यवहार में, आचरण में भी इसका कारण ये है कि हम भारतीय मूल्यों को देखते हुए उनको जड़ों को सहित हुआ और आदमी के विज्ञान हम प्रतिस्पर्धी करते हैं, हम लोगों को बताएं ताकि जो प्रोडक्ट निकले वो भी सिस्टम में क्या super भी है क्या? इसमें आपने देखा होगा हमारा एक सूत्र वाक्य है लीडरशिप थ्रू लर्निंग। जी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारी भारतीय पद्धति थी कि हम अनुभव आधारित एकीकृत शिक्षा गुरुकुल में देते जी, जिस पर हर तरीके की शिक्षा देते थे। एक विषय शिक्षक कहता नहीं, ये थी आपने देखा होगा, सुना होगा, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय जी, जहाँ के एक ही परिसर में योग, व्यायाम, वास्तुशास्त्र, जल प्रबंधन और अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र उस समय की जो आवश्यकताएं होती थी, तो वो एक साथ आचार्य चाणक्य के गुरुकुल में और उनके ही बात सपोज टू बी वाइस चांसलर कुलपति हम तो मानते हैं, तो उस समय जो प्रणाली हुई होती थी उससे हम प्रेरित हुए कि हम लीडरशिप लीडरशिप और बॉसेस में लीडरशिप हम डेवलप करना चाहिए। नेतृत्व विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है। पहला वाक्य है जो कि विवेकानंद जी बोलते थे, वो जागो जी, चल पड़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति में। विद्या ददाति विनयम, ये तो हमारा वैदिक वाक्य है जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि हम विद्यावान की रचना करते हैं। विद्वान अमर था, विद्यावान हनुमान जी के लिए हम विद्यावान कहते हैं। तो विद्यावान इसलिए कहते हैं कि विनम्रता होती है उसमें, और विनम्र व्यक्ति विपरीत स्थितियों को भी अपने अनुकूल करने में सक्षम है। तो यहाँ हर एक श्लोक का एक अपना डीप मीनिंग है। हाँ, और उन सबका जो सारांश मैं समझ पा रहा हूँ वो है लीडरशिप थ्रू लर्निंग, विचार, आचरण, व्यवहार, वाणी, जो विद्या की अपनी परिभाषा है। इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपने बनाया, मुझे बास्केटबॉल दिख रहा है, टेनिस एरिया दिख रहा है, ये सामने क्या है? वॉलीबॉल, पिकल बॉल है ये, और वो वाला एरिया क्या वो बैडमिंटन भी इसमें खेल सकते हैं। 5-in-1 है और इसको अभी हम फ्लड लाइट भी लगवाने की सोच रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट मंथ तक लग जाएंगे। तो डे नाइट पे ये ग्राउंड हो जाएगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोग। क्या बात है? आप यहाँ पे आते हैं? हाँ, मैं आता हूँ, सुबह तो आता ही हूँ। सुबह तो मैं 6 बजे से 8 बजे तक यहीं करता हूँ और इसका पूरा कैंपस का ग्रीनरी का आनंद भी लेता हूँ, जो कि मेरे द्वारा क्रिएट किया गया और आनंदित महसूस करता हूँ। और ये अब इसमें देखता हूँ कि अगली पीढ़ी का एक नौजवान जो कि चरित्रवान नागरिक बने, क्योंकि क्रीड़ांगन कहीं पे भी हूँ राहुल, बहुत ही मेंटली और फिजिकली फिट यूथ पैदा कर। बिल्कुल सही बात है। तो आज विक्रांत यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स पे आप क्या फोकस करें? स्पोर्ट्स मेन फोटे है। देखिए मेरा जो अपना सोच है कि कंप्लीट एजुकेशन, केवल डिग्री देना नहीं या औपचारिक शिक्षा नहीं, कंप्लीट एजुकेशन में है आपका क्लासरूम एजुकेशन, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, उसको व्यवहार शास्त्र, क्रीड़ांगन, समाज शास्त्र, मतलब सामाजिक भी होना चाहिए बच्चे को। यही उम्र है यहाँ के सामाजिक रिश्ते कैसे बनाए गए, तो उसके लिए हॉस्टल्स, कैंपसेस, ये सब हैं। पर्यावरण के साथ कैसे जुड़ाव रखा जाए, ये भी हम सिखाते हैं। पीछे में एक पॉन्ड बनाया है हमने जिसमें लगभग 2 करोड़ लीटर बरसात का पानी है सहेज लेते हैं। तो समग्र रूप से व्यक्तित्व विकसित करने के लिए खेल के मैदान एक बहुत बड़ी भूमिका लेता है। इसमें ऊर्जावान और ऐसा यूथ पैदा होता है जो कि हार में भी जीतना चाहिए।
खेल ही एक ऐसा मैदान होता है जहाँ हार में भी जहाँ हार में ही जीत महसूस करता है। और मान के चलता है इस बार कोई न कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से हारा, अगली बार नहीं होगा, क्या बात है ना। बड़ा मजा तो आया इसलिए ये एरिया देख के तो मतलब दिल एकदम खुश हो गया जी। बिकॉज आई लव द स्पोर्ट। हालांकि मैं बैडमिंटन में बड़ा रुचि रखता हूँ, लेकिन यहाँ ये जो कलरफुल एरियाज मुझे दिख रहे हैं, जी जी मतलब दैट्स अमेजिंग। और ये हाथ में, जैसे मेरे हाथ में बॉल आई है ना, तब से तो बड़ा मजा आ रहा है। चलिए अब सर, मेरी अब तो हम खैर उम्र हो चुकी, फिर भी जितना कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ, लेकिन अब अगली पीढ़ी के लिए प्रयास है कि हर वो संसाधन हम उपलब्ध करा पाए क्योंकि ईश्वर ने सक्षम बनाया है। तो उनके लिए एक ऐसा वातावरण जी निर्मित हो जाए जिससे कि वो अपने आप को साहसी, शौर्यवान, ऊर्जावान और एक ऐसा चरित्रवान नागरिक तैयार करें जिससे हमारे देश को गर्व। सुपर सर। अच्छा, मैंने आपकी ग्रीन लैंडस्केप्स भी वहाँ देखे हैं। जी। सो अगर आप फ्री हो तो बैठे हैं। हाँ हाँ प्लीज। मैंने आपका इनिशिएटिव के बारे में सुना है, दत्तक पुत्री के बारे में आप बात करते हैं। क्या है दत्तक पुत्री? राहुल जी, इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं। 2012 में संभवतः जी। दिल्ली में एक बड़ा निर्मम कांड हुआ था, निर्भया के। निर्भया जी। तो बहुत ही निर्मम था और एक बेटी के लिए तो बियॉन्ड इमेजिनेशन था कि हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते उसके आगे। मन में ये आया कि देखो एक दिल्ली में जिस माता पिता ने उस पाल पोस के बड़ा किया होगा, पढ़ाया होगा, दिल्ली में जब कर रही थी, उसके साथ जब इस तरह जघन्य कांड हो सकता है। हमारे आसपास के गांव में तो गरीब परिवारों की बेटियां, जर्जन परिवार वाली, उनके साथ तो कभी कुछ हो सकता था, लेकिन शिक्षा इसके लिए सबसे बड़ा चीज एजुकेशन। एजुकेशन हमेशा बेटी हो या बेटा हो बहुत स्ट्रांग करती, कॉन्फिडेंट, वो अपने बचाव के रास्ते निकालती विषम स्थिति में भी। एक मन में आया कि ऐसे सर्वहारा वर्ग के लिए जिसका कोई सहारा नहीं, उनकी बेटियों में प्रतिभाएं बहुत है, उनको जुनून होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली परिवारों में ये देखा गया है, सामान्य परिवार, जी। बेटा बेटी दोनों हैं, तो बेटे को तो पढ़ाने के लिए बाप कहीं से भी कर्ज नहीं ले लेता है, लेकिन बेटी पढ़ाने के लिए नोटिस करी जाए, नहीं बेटा मेरे पास नहीं। ऐसी स्थिति में चूंकि ये भोगा हुआ था, मैंने अपने गांव में भी देखा है और मैंने ग्रामीण क्षेत्र में ही चूंकि नौकरी भी किया, तो इसलिए इन सब स्थितियों से वाकिफ। मुझे ऐसा लगा कि ऐसी बेटियों में जिनका कोई नहीं है, निर्धनता का शिखर है, पराकाष्ठा में है, लेकिन उनके अंदर जुनून है, प्रतिभा है, 90% है, 95% है, इनको पैसे के अभाव में किसी भी तरीके से को अनपढ़ नहीं रहने। तो फिर मेरे मन में आया और मैंने अपने लोगों से चर्चा किया और सबने एक साथ से मेरी इस बात को स्वीकार भी किया, सराहा भी। और मैंने कहा आज के बाद से ये बेटियां मेरी एडॉप्टेड डॉटर्स, दत्तक। तब से मैंने उसको एक योजना भी चलाई, राजस्थान के दत्तक पुत्र 2012 में स्टार्ट किया था और वो ग्वालियर के साथ साथ इंदौर में भी समान रूप से लागू हुई, जिसमें कि 10 बेटियों को सिलेक्शन किया था, तो उनके आर्थिक आधार उनके क्या इंटरव्यू के आधार पर पैरामीटर आपने काम किया होगा। कि उनमें जुनून भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आकर के वो बिगड़ने के लिए। तो ऐसी 10-10 बेटियों को हम ग्वालियर और इंदौर समान अवसर देते हैं और इन दत्तक पुत्रियों को ट्यूशन फीस के अलावा जितनी भी फीस होती है सभी माफ होती हैं, इवन बस का ट्रांसपोर्टेशन फीस माफ होती है, यूनिफॉर्म जो है हमारी तरफ से जाती है। हम उनको एहसास कराते हैं कि तुम्हारा ऐसा मत सोचो कि तुम अनाथ हो या कम हो या किसी चीज से कमजोर हो, तुम ये कहो आज के बाद कि यस सर मैं सिद्धांत की बेटी हूँ, मैं राठौर साहब। क्या बात, बड़े अच्छी विचार। तो वो उन बेटियों में से एक और आपको मैं किस्सा बताता हूँ। ये 2000 शायद 11-12 की ही बात रही है या 13 की बात रही है। वो जब विचारधारा आई थी तो तब तक ये योजना लागू नहीं हुई थी। इंदौर में एक बच्ची थी, उसका नाम था वैष्णवी, वैष्णवी उपाध्याय, सामान्य परिवार की बेटी थी, बहुत जुनून था कंप्यूटर साइंस। और वो
कंप्यूटर सीखने के लिए या उस पर प्रैक्टिकल करने के लिए ऑफलाइन मैं अपने पड़ोसी के यहाँ जाती हूँ कि उसके यहाँ कंप्यूटर है। तो पड़ोस की आंटी ने कभी उसको झिड़क दिया होगा, खाना दे दिया होगा कि मेरे यहाँ 11-11 बजे तक बैठे रहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, खुद क्यों नहीं ले आते। ऐसा जो भी वातावरण बना हो, मैं दूसरे दिन जब इग्नोर किया तो वो बच्ची आई थी, रो रही थी कि किसी ने मेरे को बताया कि सर ये कंप्यूटर साइंस की बच्ची है, ये बड़ी निराश है। क्यों? और उसकी निराशा का कारण बताया कि कंप्यूटर उसको इस्तेमाल करना। मैंने कहा कि भैया उसको आज ही जो है एक एप्पल का लैपटॉप मेरे तरफ से दिया है। उस बच्ची को बुलाया मैंने, बेटे तुम्हें कंप्यूटर की किसी का लेना चाहिए, ये लैपटॉप लो और जो करना हो, जो तुम्हें सहायता और भी चाहिए, तुम्हारा जुनून देखते हुए ये पाप करने के लिए तैयार। और वो बच्ची ऐसा कुछ हुआ चमत्कार कि वो इतनी जुनूनी निकली कि गूगल की नजर में आ गई और गूगल ने उसको पिकअप कर लिया। उसमें कॉलेज का बहुत ज्यादा योगदान नहीं था, कॉलेज का योगदान नहीं था। जो शिक्षक प्रशिक्षक है वो सब .NET जावा और लैंग्वेज ये तो सब बता देते, लेकिन उसका अपना जुनून था कि गूगल ने उसकी एक्टिविटीज को सर्च कर। और उसका हैदराबाद में इंटरव्यू हुआ था, फर्स्ट क्लास से, बिजनेस क्लास से गई थी उधर से। फर्स्ट टाइम एयर जर्नी किया था, 5 स्टार में रुकी वो। लौट के आई तो क्या कॉन्फिडेंस था सब मैंने देखा उसके चेहरे पे। अब उसकी आंखों से मैंने अपने आप को देखा और ये एहसास किया कि देखो इस बच्ची के जीवन में परिवर्तन, कितना परिवर्तन। और आज वो कैलिफोर्निया में क्या बात है गूगल के साथ तो आता है सब, और सी इज गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पैकेज। पूरा परिवर्तन हो गया उसके परिवार। आज सर ये देख के आपका जो मन प्रफुल्लित होता होगा उसकी कोई अंकों में गणना हो ही नहीं सकती। अंकों में तो गणना हो ही नहीं सकती राहुल जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा। बेटियों का जो प्रसन्नता ये बच्चियों की, ये आपको बहुत अच्छे एनर्जी बच्चे मेंटेन निकले। रख रहे हैं। इनसे जो एनर्जी मिलती है जी। तो उससे ना तो मुझे अभी तक रोग है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, कोई बीमारी है। पिछले 35 साल मुझे नहीं पता बुखार कब आया। तो मैं हमेशा ही अपने आप को यंग मानता हूँ। सब बात है, उसका कारण यही बच्चे। सर बहुत सारी चीजें देखी, न्यू जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा ट्रेंड है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आपकी क्या राय है और ग्रांट यूनिवर्सिटी उसमें क्या योगदान है? राहुल जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के मेरी एक स्पष्ट राय है कि ये कोई नई इंटेलिजेंस नहीं है, ये हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की ही धरोहर है। उसका विस्तारीकरण है। जो ज्ञान हमारे पास था उसका विस्तारीकरण आज की आधुनिक शिक्षा है, आलोचना नहीं है। इसलिए कि हमारी तो परंपरा ही है कि हमारे ज्ञान के अतिरिक्त जो भी अच्छी चीजें, अच्छा ज्ञान, अच्छा कहीं कुछ भी देखने को मिलता है, अनुभव के आधार पर ग्रहण करने का कोशिश करते हैं। ये हमारी भारतीय मूल्य है। अगर हम बहुत पुराने पौराणिक काल में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या है? आज हम AI, ChatGPT या जो भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उससे कुछ भी प्रॉम्प्ट किया और आपको इमीडिएट उसने सर्च करके जवाब दे दिया। मतलब सबसे पहले कोड क्रिएशन, उसके बाद सेकंड पे आया उसको कंटेंट क्रिएशन, कोड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, देन डाटा। ये तो है AI करेगा। इससे हम बड़े खुश रहते हैं अक्सर AI चल रहा है। मैं अगर जाता हूँ तो हमारे आदि भगवान गणेश परम पूज्य माने जाते हैं। उनको जब वेद व्यास ने बोला कि जो मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें लिखना, गणेश जी ने एक शर्त लगाई कि मैं लिखूंगा तो, लेकिन मैं एक बार लिखना चालू करूंगा तो लगातार लिखूंगा। अगर व्यास जी को चैलेंज कर दिया उन्होंने, जो उनको अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा नहीं। व्यास जी ने बोला ठीक है, बिना रुके लिखोगे, मेरी एक शर्त है कि जो भी मैं बोलूंगा बगैर समझे त्रुटि रहित श्लोक लिखोगे। और वो एक महाभारत की रचना हुई वो ग्रंथ की, लेकिन गणेश जी ने लिखी थी। माध्यम बोला जाता है, वेद व्यास बोला था। अब हम इसको AI से देखें तो गणेश जी में क्या था? क्या आपने बोला, हमने कोड क्रिएट किया, कंटेंट जनरेट हुआ इमीडिएट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और उसके बाद हमने डाटा एनालिटिक्स करके रिजल्ट वही हुआ। तो उन्होंने लगातार बोला
और इन्होंने लगातार लिखा। हमारे धर्म ग्रंथों में भी जो पौराणिक ग्रंथ हैं, भले ही कोई मिथ्या तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मिथ बोलते हैं, कल्पना। हमारे अपने ही बच्चे बोलने लगे, हमारे जो नौजवान हैं जो कि भ्रमित हैं। उसका कारण यह है कि हमको अपनी मूल्यों पे, अपने ज्ञान पे ये लगता है कि बैकवर्ड, भरोसा ही आउट। हमने अपने ऊपर गर्व करना छोड़ दिया। गर्व करना छोड़ दिया तो उस मूल्य को जानते भी नहीं है। देखिए, एआई का जनक अगर हम देखना चाहे वास्तविक रूप से, तो भी चाहे किसी भी विद्या का हम देखें, हमारे यहाँ सभी का वर्णन, भले माइथोलॉजी बोल, माइथोलॉजी भी तो कल्पना है ना, और किसी न किसी चरित्र के माध्यम से बताई। ब्रह्मास्त्र की कल्पना हमारे यहाँ किया गया, इससे ज्यादा क्या है। अग्नि बाण की कल्पना की गई, इसकी विस्तृत विवरण प्रामाणिक ग्रंथ है। तो आज जब हम मिसाइल की बात करते हैं, हमारा तो वो ब्रह्मास्त्र में अग्निबाण और ब्रह्मास्त्र की संधान करते थे हम। मतलब अंतिम ताकत यही है, भाई बचना हो तो ब्रह्मास्त्र से बचो, यही होता था। आज एटम बम ना गिराते इसलिए वो बचो। तो हम अगर तुलना करें कैसे भी अपना क्रिटिकल एनालिसिस करें और अपने ऊपर गर्व करते हुए अगर हम विश्लेषण करें, तो हम अपने ऊपर गौरव करेंगे। यस, हमारे पूर्वज बहुत कुछ जानते थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक। आज विक्रांत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कहते हैं, विक्रांत यूनिवर्सिटी ने इसको अंगीकृत किया हुआ है, और हमारे वाइस चांसलर साहब आज मलेशिया में हैं। बहुत इंटेंसिव प्रशिक्षण का प्रोग्राम पिछले 2 महीने से हमारे टीचर्स को दिया जा रहा है। देश विदेश के तमाम एआई के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको ऑफलाइन बुला करके भी और ऑनलाइन भी प्रशिक्षण सत्र दिए जा रहे हैं, ताकि एक अच्छा योग के प्रशिक्षक को एआई की वास्तविकता को धरातल पर लाने के लिए पूरा पहल। सत्र 2026-27 से एआई इंटीग्रेटेड क्लासरूम, जिसकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। आप अगर अंदर जाएंगे तो हर विभाग में कोई न कोई 2-4 क्लासरूम ऐसे मिलेंगे जो कि एआई से पूरा लैस है। हर तरीके की सुविधाएं जनरेट, केवल आपको सत्र का इंतजार है। नया सत्र 13 जुलाई से 14 जुलाई से चलेगा, वहाँ से वो एआई पूरी तरीके से। और मेरे ख्याल से ये अभी मैंडेटरी नहीं किया गया है, आपको यूजीसी के द्वारा हमने किसी ये अभी सलाहें दी जाए। लेकिन विक्रांत तो शायद मध्य प्रदेश में मुझे जो खेला गया, जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब इसको लागू करना चाहते हैं, मुझे ऐसा बोला गया कि मध्य प्रदेश में विक्रांत विल बी नंबर 1 टू इम्प्लीमेंट एआई इंटीग्रेटेड क्लासरूम या क्लास सिलेबस वट एवर इट इज। तो वो ये इनिशिएटिव लिया गया और नवाचार किया गया बहुत, और इसके परिणाम आए। क्योंकि हम जो परिभाषा है कि विश्व स्तरीय मानव संसाधन, तो आज की प्रतिस्पर्धा के युग में भारतीय मूल्यों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, इनका एकीकरण करके और एक ऐसा युद्ध तैयार करना जो कि हर तरीके से बलशाली हो, ताकतवर हो। आइए सर, तो शुरू करते हैं। चल, तो ये आप क्या है यहाँ पे, मतलब मैं सर यहाँ एज ए ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। अभी मैं सर से मिला था, राठौर सर से, कि विक्रांत परिवार बहुत सुनने को मिल रहा है। सच में है या बोल रही बात? सर मेरे को यहाँ 15 साल हो गए। अब परिवार जैसा माहौल नहीं होता तो 15 साल तक रहना समय रहे। सही बात है। ऑटो साहब इतना ध्यान रखते हैं, मतलब एक एम्प्लॉय नहीं, घर तक का, फैमिली में कहीं कोई टेंशन है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ कोई दिक्कत, पर्सनली भी। क्या बात है, 2-3 जगह रहा, लेकिन यहाँ 15 साल परिवार से ज़्यादा। बहुत लंबा समय दिया आपने। बेटा जैसे माहौल। क्या मैं सच बोल रहे हैं? हाँ सच। बिल्कुल 15 साल समझ लो आप, बहुत लंबा समय। हाँ बहुत लंबा समय। इस कॉलेज आया था उसी टाइम में आ गया था। क्या बात, दूसरी यूनिवर्सिटी से। क्या बात है सर। आज यूनिवर्सिटी इतना पूरा टूर कराया आपने, एक्सपेंशन का भी कुछ विचार है हमें? हाँ, देखिए, विस्तार तो हमेशा ही आवश्यक होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास केवल 26 एकड़ है। अभी ये पीछे का 14 एकड़ भूमि और हमने एक्वायर किया। दुर्योग से कोई उसमें बहुत प्रतिष्ठित संस्था चल रही थी,
उनके कोई ऐसे कारण बने कि नहीं चला पाए, तो वो हमने टेक ओवर किया। बहुत बढ़िया। तो वो एक 14 एकड़ का हमारा भूमि एक बड़ा विस्तार के लिए, हम उसमें क्या लाने वाले हैं? उसमें नए नए कोर्सेज ला सकते हैं, स्टाफ क्वार्टर्स बनेंगे अभी, जी। और ऑडिटोरियम बनेंगे। ये जो भी आगे आगे सोचेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी तो हमने लैंड बैंक के तौर पे डेवलप कर दिया। तो फ्यूचर प्लान उस पे हम आगे। फ्यूचर प्लान, हाँ, क्योंकि होगा वो सब स्टूडेंट ओरिएंटेड ही, हाँ। उनके फ्यूचर के हिसाब से उनको फ्यूचर देखते हुए। को और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, है ना? क्योंकि विस्तार का आपने बोला, चाणक्य ने लिखा है कहीं कि संतुष्ट राजा और असंतुष्ट ब्राह्मण दोनों का विनाश निश्चित है। यहाँ पर राजा उन्होंने जिस संदर्भ में भी लिखा होगा, लेकिन राजा उन्होंने सिंहासन वाला लिखा होगा और ब्राह्मण उन्होंने भिक्षुक लिखा होगा। यहाँ पर हम राजा को एंटरप्रेन्योर के तौर पर, है ना, उद्यमी। उद्यमी अगर संतुष्ट हो गया तो उसका डिक्लिनेशन प्रारंभ हो। इसलिए चाणक्य से भी बहुत प्रभावित हुआ। जैसे मैंने बोला, हम तो भारतीय ज्ञान परंपरा से बहुत प्रभावित हुए। मुझे इस पे एक सवाल आपसे पूछना है। जी। मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आप, और इसका समावेश बहुत जरूरी है। आप क्या राय देना चाहते हैं? देखिए राहुल जी, मेरा मानना है, आपने कभी सिद्धांत शिरोमणि या अष्टाध्यायी ये ग्रंथ सुने हैं या पढ़े जी, हैं? सुने हैं, बिल्कुल सुने हैं। सिद्धांत शिरोमणि हमारे भास्कर आचार्य जी हैं, उन्होंने रचना किया था, जिसमें कि अंक गणित, बीज गणित, ग्रह गणित, और एक और है उसमें अध्याय जो कि गोलाध्याय कहते हैं, जो कि खगोल विद्या से संबंधित। अब आप देखिए हमारी ज्ञान परंपरा, हमने तो अभी पता कर पाया कि भू गोल, पृथ्वी गोल, कहाँ कौन चक्कर काट रहा है हमको मूर्ख बोलते थे जब हम बोलते थे सूर्य के चक्कर पृथ्वी काटते थे। अब मानने को विवश हुए लोग। हमको कैसे पता था कि ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य उत्तरायण कब होगा, दक्षिणायन कब होगा? ये हमारे भास्कराचार्य जैसे आचार्यों ने, इनके जैसे श्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने, आर्यभट्ट ने अगर दशमलव शून्य की अगर खोज न की होती तो आज हम कैसे चांद पे जाते? दशमलव इन्फिनिट, अनंत जिसको बोलते हैं, वो ये सब इफ और देन के तर्क के आधार पर जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो एक ऐसी विद्या प्रकट होती है जिसको हम बिल्कुल, आज तो ठीक है वो आधुनिक तकनीक में आ जाता है, विदेशी वैज्ञानिक उसको कर रहे हैं, उसमें हमारा ही ज्ञान है, आधार हमारा ही, और हमारे लोग ही वहां पे कर रहे हैं तो यहाँ से वहां जाते। लेकिन मैं तो चूंकि राष्ट्रीयता से भी ओतप्रोत हूँ और राष्ट्रीय स्तर का ही मेरी हमेशा इच्छा रहती है राष्ट्र का संगठन रहना, उसको ताकतवर होना, एक नौजवान उद्देश्य भी होता है। तो ऐसा ही एक विद्यावान हम नौजवान पैदा करें जो कि भारतीय मूल्यों को न छोड़े, भारतीय ज्ञान को गर्व करते हुए आगे की आधुनिक जो भी उसका विस्तारीकरण हो रहा है शिक्षा का, उसको ग्रहण करें। अच्छा, मैंने क्रिकेट ग्राउंड भी देखा। चले? हाँ चलिए। ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड है आपका? जी। कितने एकड़ का होगा लगभग ये? क्रिकेट ग्राउंड और वो एक फिजिकल फिटनेस ग्राउंड भी है, सब मिलाकर के मुझे लगता है कि 8-8.5 एकड़ का होना चाहिए। ये डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स देके रखा है आपने? हाँ, डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस। तो उधर आप देखेंगे टावर भी हैं, कुछ हर्डल्स भी हैं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इसमें एक्सटर्नल इवेंट्स भी करवाते हैं तो? हाँ, इस ग्राउंड में ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट भी हो चुका है। जी। अभी चीता एमपीएल में खेल रही है। हाँ जी, हाँ जी, चीता, हाँ हाँ हाँ। वो टीम यहाँ पर कैंप करती है, उनके साथ एमओयू है, उनको ये ग्राउंड दिया गया है। क्या बात। और ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, हाँ, खेलते हुए, ये बच्चे शहर के विभिन्न भागों से आते हैं क्रिकेट अकेडमी, अब एकेडमी के तौर पर जी। ये भी बहुत, और इसमें भी आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चियां भी हैं। जी जी जी। स्पोर्ट्स में बच्चियों को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, बेटियों को तो हर जगह बढ़ावा देते हैं। इनको मैं ये बोल देता हूँ कि भाई जहाँ तक कोचिंग करना चाहो वहाँ तक ये विक्रांत साथ में है, तो मैं निःशुल्क कोचिंग। क्या बात है, एक ही ग्राउंड माने? हाँ।
रेडी सर? रेडी सर? आइए सर। Enjoyed a lot. मजा आया आपके साथ। मुझे मतलब कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, और ये आपके साथ आके रियलाइज हुआ। ये सब बच्चों के साथ जी। बच्चों के साथ रहना, यूथ के साथ रहना, एनर्जेटिक और पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ रहना, जी और जिनके मन में कुछ जुनून है आगे बढ़ने का, उनके साथ दिन भर बिताता हूँ। मेरे पास और कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं। ये मजा आता है सर ये सब हाँ। देख के, और आपको देख के जो एक नई एनर्जी मुझे लग रही है ना, अमेजिंग। बड़ा मजा आया सर पूरा कैंपस टूर करके। एक बार दोबारा जल्दी ही आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल और पूरी आशा रखता हूँ कि आप फिर से हमें न्योता जरूर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।